हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे इको 01 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बना के कल ही दे दिया है और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द प्रॉब्लम्स दैट आर इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो देखिए फॉरेन ट्रेड, ट्रेड का मतलब समझ गए ना, बिजनेस करना। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब तो हो गया सिंपल, आप जो भी व्यापार कर रहे हो। तो फॉरेन ट्रेड यानी फॉरेन मतलब क्या, इंटरनेशनल, जो इंडिया से बाहर होगा। तो अब इसमें देखिए पूछा है कि प्रॉब्लम क्या क्या होता है एक फॉरेन ट्रेड में। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अपने दिमाग से भी खुद से लिख सकते हो फॉरेन ट्रेड में क्या क्या हो सकता है। अभी खुद से सोचिए क्या क्या हो सकता है फॉरेन ट्रेड में प्रॉब्लम। ठीक है, और आइए अब हम लोग देखते हैं आंसर को। तो देखिए फॉरेन ट्रेड ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स such as increase market access, economic growth, and the exchange of goods and service between nations। ठीक है, सिंपल जो मैंने अभी आप लोग को दिमाग में होगा वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ये क्या ऑफर करता है, बेनिफिट्स ऑफर करता है, जैसे कि मार्केट एक्सेस को इंक्रीज़ करता है ना। इकोनॉमिक का ग्रोथ करता है, किसी देश का किसी नेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। और क्या बोलता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशंस, यानी कि किसी सामान का आदान प्रदान करना। कोई आप वहाँ से कोई सामान मंगवा रहे हो और आप अपने देश से वहाँ दूसरे देश में भेज रहे हो गया, या आप कोई सर्विस दे रहे हो यहाँ से या कोई सर्विस वहाँ से ले रहे हो, तो यही हो गया फॉरेन ट्रेड। ठीक है, व्यापार करना, सिंपल। तो ये आप खुद से भी लिख सकते थे, अगर मान लीजिए ये नहीं भी देखे होते तो भी आप बना के लिख सकते थे ये चीज़। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट्स में। ठीक है, तो आप भी एग्जाम में कोशिश कीजिएगा ना कि आप कुछ थोड़ा सा लिख दिए हैं पैराग्राफ पे, उसके बाद पॉइंट पे शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, पॉइंट पे लिखना बेस्ट ऑप्शन होता है। और हाँ, पॉइंट का मतलब ये नहीं कि आप नंबर दे दिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये मत कीजिएगा। ठीक है, पॉइंट में हमेशा लिखिएगा ना तो उसको डॉट करके बनाइएगा, फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट। अगर आप नंबर दे दोगे ना कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इससे एग्जामिनर का डायरेक्ट ध्यान पड़ जाएगा उस पर। अब मान लीजिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 5 पॉइंट दिया है, ठीक है, अच्छे पॉइंट दिए, एकदम वैलिड पॉइंट दिए, फिर भी उसके माइंड में आ जाएगा नहीं ये तो 5 ही पॉइंट लिखा है, तो चलो इसको 10 तो देंगे नहीं, 6-7 नंबर दे के छोड़ देगा। वही अगर आप पॉइंट की जगह पे नंबर लिखने की जगह पे ऐसे डॉट दे दोगे तो फिर उसका दिमाग डायरेक्ट उस पर ध्यान तो नहीं जाएगा कि हाँ ये 5 पॉइंट है, उसको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। अगर उसको गिनना है तो फिर उसको ध्यान दे के गिनना पड़ेगा कि कितना पॉइंट लिखा है, 1 2 3 4 5, और वो इतना दिमाग लगाएगा नहीं कि मेरे को गिनना है ना। तो उस हिसाब से उसका मार्क्स आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सब हल्का साइकोलॉजी वाला दिमाग है, तो आप थोड़ा लगा सकते हो, ये सब सोच सकते हो कि हाँ मुझे कैसे लिखना है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हेयर आर सम ऑफ द इश्यूज एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हो सकता है ना वो होगा करेंसी एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, आप जैसे इंटरनेशनल है तो आपके देश का करेंसी कुछ और होगा, उसके देश का करेंसी कुछ और होगा, और उन दोनों का वैल्यू भी हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेगा, है ना, कभी ज़्यादा कभी कम। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए बोल लें तो जैसे डॉलर के सामने रुपीस अभी कितना कम है, तो ये तो डिफरेंस होते रहता है, तो इससे तो व्यापार पे भी असर होगा ही ना। तो वही लिखा है करेंसी एक्सचेंज रेट्स। देखिए फ्लक्चुएशंस इन करेंसी एक्सचेंज रेट्स कैन अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, है ना। अब बार बार फ्लक्चुएट करेगा, जैसे कि मैंने एक डील साइन किया उनके साथ कि मैं 50 रुपीज़ पे आपका ये सामान लूँगा, लेकिन 10 दिन के बाद मैं देख रहा हूँ कि उनका में करेंसी में रेट ही चेंज हो गया, वो 50-55 हो चुका है। तो इससे तो मेरे ऊपर असर हुआ ना, क्योंकि मैंने 50 में बोला था, आप बोल रहा है कि नहीं 55 में करो, क्योंकि अब तो रेट बढ़ चुका है, चेंज हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने वही लिखा है बस। ठीक है, सडन चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स कैन लीड टू फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेस इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड, है ना। यानी कि फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया 50 का सामान अगर 55 में हो जाता है तो मेरे ऊपर तो आ गया ना रिस्क, अब मुझे 55 देना पड़ेगा, इससे मेरे ऊपर पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, तो हो सकता है मेरा बिजनेस पे भी असर हो इससे, है ना। तो वही हो गया, करेंसी एक्सचेंज एक मेन रीज़न हो सकता है। उसी तरह से हो सकता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब देखिए सरकार है, अब देश है तो वहाँ पे सरकार होगी, सरकार पॉलिटिक्स होगा, है ना। और पॉलिटिक्स होगा तो आप समझ ही सकते हो, पॉलिटिक्स तो सरकार अगर बदल जाएगी तो भी आपके बिजनेस पे ये हो जाएगा असर, है ना।
मान लीजिए अभी कोई सरकार चल रहा है, आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है बाहर देश के साथ, अब मान लीजिए यहाँ आपका सरकार चेंज हो गया, अब बोल रहा है, अब ये वाले सरकार बोल रहा है कि भाई हम तुमको करने ही नहीं देंगे ये बिज़नेस, मत कर तुम उसके साथ। तो इससे आपके व्यापार पे हुआ कि नहीं असर? या मान लीजिए वहाँ के सरकार में बदलाव हो गया, अब वो बोल रहा है कि भाई मैं करूँगा ही नहीं तुम्हारे साथ, वहाँ करने नहीं दे रहा है। तो ये एक मेन हो सकता है रीज़न। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो ये होता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन फॉरेन कंट्रीज़ कैन डिस्टर्ब ट्रेड, है ना, डिस्टर्ब कर सकता है ट्रेड को, व्यापार को। फैक्टर्स सच एज सिविल वॉर्स, यानी कि कुछ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या मान लीजिए कोई वॉर हो गया, सिविल वॉर हो गया, चेंज इन गवर्नमेंट यानी कि सरकार ही बदल गई, है ना, और डिप्लोमेटिक टेंशन कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड अफेक्ट ट्रेड रिलेशनशिप, और या कि डिप्लोमेटिक टेंशन यानी कि किसी तरह का मनभेद हो गया है ना दो देश के बीच में, दो देश के सरकार के बीच में, तो वो भी आपके ट्रेड को असर कर सकता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर आप चाहते हैं ना तो इसी को भी ऐसे 2-3 पॉइंट में और बना सकते थे, जैसे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जैसे कि फॉरेन कंट्री में अगर पॉलिटिक्स चेंज हो गया यानी कि गवर्नमेंट चेंज हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा आप लिख सकते थे इसी में, दूसरा एक पॉइंट बना सकते थे सिविल वॉर्स का भी एक पॉइंट बना देते कि वॉर की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये सब तो आपका थिंकिंग है, आप ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट लिखो, आप इसमें से भी अलग अलग पॉइंट निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से देखिए इकोनॉमिक कंडीशन, अब देखिए किसी देश का क्या हालात है उसके पे ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है ना। मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है, लेकिन अभी देख रहे हो देश का इकोनॉमी बहुत गिर चुका है, उसका देश के पास पैसे ही नहीं है, तो फिर वो आपको ट्रेड करने का भी पैसा दे नहीं सकता है ना, और फिर वो बाहर देश के साथ संपर्क भी नहीं रखने देगा। तो ये हो सकता है इकोनॉमिक, यानी कि देश का अर्थव्यवस्था प्रॉब्लम कर सकता है। तो वही देखिए लिखा है डिफरेंस इन इकोनॉमिक कंडीशन बिटवीन कंट्रीज कैन लीड टू इम्बैलेंस इन ट्रेड, है ना। इकोनॉमिक दोनों का अर्थव्यवस्था में अगर बहुत डिफरेंस है तो उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा ही ना। जैसे मान लीजिए वहाँ का वो काफ़ी डेवलप हो चुका है कंट्री और आपका कंट्री डेवलप नहीं हुआ है, या हो सकता है आपका कंट्री बहुत डेवलप हो चुका है किसी चीज़ में, उनका नहीं हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको कोई चीज़ सस्ता मिल रहा है वहाँ पे जाके महंगा मिल रहा है वो चीज़, तो इसकी वजह से आपका ट्रेड पे असर होगा ना। यहाँ सस्ता हो गया वहाँ महंगा हो गया है, या वहाँ महंगा हो गया यहाँ सस्ता हो गया है, ठीक है। तो वही है इकोनॉमिक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेड डिफिक्ट कैन अकर when a country imports more than it exports which can have economic देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक कंडीशन में ऐसा हो सकता है ना कि कोई व्यापार में आप कोई सामान ना ज़्यादा ही इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही उसको मंगवा रहे हो और उसको कोई एक्सपोर्ट कर ही नहीं हो, यानी कि आप सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हो, ले रहे हो और आप कुछ भेज ही नहीं रहे हो। तो इसके ऊपर आपके ऊपर आ जाएगा ना प्रेशर, क्योंकि आप सिर्फ उससे मंगवा रहे हो, आप उसको पैसे भी दे रहे हो उस चीज़ का, लेकिन आपका कोई बिजनेस ही नहीं है, आप किसी को कुछ भेज ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर तो आपके ऊपर प्रेशर आ गया, क्योंकि आप सिर्फ मंगवा रहे हो, भाई ये दे दो मेरे को, ये दे दो मेरे को, पैसे ले लो, लेकिन आपका कोई बिजनेस ही नहीं है, आप कहीं पे कुछ भेज ही नहीं रहे हो, है ना। तो ये हो गया इकोनॉमिक कंडीशन। उसके बाद देखिए कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। तो अब देखिए लैंग्वेज का भी असर तो होगा ही ना। मान लीजिए जैसे आप एक बिज़नेस किए हो, आप एक व्यापार कर रहे हो बाहर देश के साथ, लेकिन आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि आप अब अगर आपको बाहर करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप वो क्या बात कर रही है, उनसे कैसे बात करना है, क्या बात करना है, कैसे उनको कन्विंस करना है, आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये हो गया एक और पॉइंट। जैसे अंडरस्टैंडिंग एंड नेविगेटिंग डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेज एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस कैन बी चैलेंज फॉर कंपनीज इंगेजिंग इन फॉरेन ट्रेड, है ना। वही लिखा मैंने कि अंडरस्टैंड करना, उनके कल्चर में भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे आपके में यहाँ पे कुछ अलग कल्चर हो, जहाँ पे जैसे कि अच्छा कल्चर है बाहर देश के मुकाबले, वहाँ पे कुछ अलग ही कल्चर चलता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ के कल्चर के हिसाब से कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट बनाया है, अब बाहर में तो कल्चर अलग है, तो वहाँ तो वो काम ही नहीं करेगा, है ना। तो ये हो सकता है। या फिर लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, जैसे मैंने बोला आप चाइनीज़ में कर रहे हो, चाइना में कर रहे हो, आपको चाइना आता ही नहीं है, चाइनीज़ आता ही नहीं है ना। तो ये हो सकता है एक। उसके बाद बोला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, आप इसमें से 4, 5, 6 जितना लिखना है लिख सकते हो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन लिखोगे कैसे वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। लाइन छोड़िएगा बीच में, एक पॉइंट के बाद 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा, ठीक है। ये देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, तो प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी चैलेंज इन फॉरेन ट्रेड
स्पेशली इन कंट्रीज़ विथ वीकर लीगल सिस्टम एंड इन्फोर्समेंट। यानी कि प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपने कोई कंपनी खोल दिया है बाहर देश में, ठीक है, तो आप वो जहाँ कंपनी खोले हो तो उसका भी तो आपको ध्यान रखना है ना, कि आपने वहाँ पे टेबल कुर्सी एक बिल्डिंग बनाया है, उसमें एसी लगे हैं, गार्ड्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो उनका भी तो आपको ध्यान रखना होगा ना, वो भी तो आपका ही प्रॉपर्टी हुआ। तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। मान लीजिए वहाँ का कानून अच्छा ना हो तो हो सकता है ना वो लोग उड़ा के लेके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ चोरी करके लेके चले गए। तो वही लिख सकता है, स्पेशली इन कंट्रीज़ विथ वीकर लीगल सिस्टम, यानी कि जहाँ का कानून बहुत वीक हो, जहाँ का पावर बहुत कम हो, यानी कि वहाँ के लोग चोर किस्म के हों, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कस्टम्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस। तो ये क्या होता है, complying with various custom regulation and documentation requirement such as import export license and certificate of origin can be complex and time consuming। ठीक है, डॉक्यूमेंट, आप कोई बिजनेस करोगे तो आपको उसका डॉक्यूमेंट भी बनाना ही होगा ना, परमिशन लेना होगा देश से, इस देश से भी, अपने देश से भी, कि सर मुझे ये कंपनी करना है और मैं इस देश के साथ करना चाहता हूँ, तो फिर आपको सरकार परमिशन देगी कि हाँ भाई कर, या फिर नहीं देगी तो फिर आप कर नहीं पाओगे। यही नहीं है प्रॉब्लम, फिर आपको वहाँ उस देश में भी जाके आपको बोलना होगा कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ आपके साथ, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर वो मना कर देगा तो फिर दिक्कत है। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा इंपोर्ट करने का, यानी कि वहाँ पे भेजने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वहाँ से मंगवाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वक्त लगेगा भाई, 1 महीने 2 महीने लग जाएंगे, ये यहाँ पे जाके कीजिए, वहाँ जाके कीजिए, उस ऑफिस में जाइए, है ना। तो ये सब हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग, वही लिखे हैं। और क्या है, मार्केट फ्लक्चुएशंस, यानी कि मार्केट का ऊपर नीचे होना, है ना, ये तो होता ही रहता है। मार्केट तो आप देखते ही हो हमेशा, अगर आप कभी देखोगे तो शेयर मार्केट नीचे गिर गया, शेयर मार्केट ऊपर चला गया, तो उसकी वजह से भी व्यापार में बहुत असर होता होगा, ट्रेड में। तो वही देखिए लिखे हैं, चेंजिंग मार्केट डिमांड्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस इन फॉरेन मार्केट्स कैन पोज चैलेंजेस फॉर बिजनेसेस टू अडेप्ट देयर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी कि मार्केट फ्रिक्वेंसी, जैसे कि अभी कोई सामान का बहुत डिमांड चल रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए 1 महीने बाद इस सामान का हुआ ही नहीं डिमांड, तो फिर आपको प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये सब जो मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, यूज़र का, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है ना, उनकी नीड अलग होते जा रही है, तो ये भी एक टेंशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है फॉरेन ट्रेड में। तो वही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6-7 पॉइंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिखा हुआ मैं इसमें, ठीक है। तो आप भी एकदम ऐसे लिख सकते हो, या फिर मैंने एकदम पहले ये भी इंग्लिश में जो लिखा है वो भी बोल दिया और हिंदी में भी आपको समझा दिया हूँ। तो आपको ज़्यादा ये नहीं करना है कि यही एग्जैक्टली याद कीजिए, आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर हाँ ये वाला आपको PDF चाहिए ना, ECO01 का दिसंबर 2022 का, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, मैं ये वाला प्रोवाइड करवा दूँगा। फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है, तो आपको परचेस करना होगा। और हाँ अगर आप आओगे ना तो वहाँ पे अच्छे से लिखिएगा, ECO01 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन वाला PDF चाहिए, ऐसे लिखिएगा अच्छे से। बस PDF दे दो बोल देते हो आप लोग मैं कैसे समझूंगा कि कौन सा PDF मांग रहे हो। कई लोग ऐसे ही आते हैं, ऐसे बोलते हैं भाई PDF दे दो मेरे को, कौन सा PDF ये बताओ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।